हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ नया टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो होगा कुछ इस तरह। पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान तो हम इसको कैसे कवर करेंगे वो हम पहले देखते हैं एक बार। पहले होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है कि जो लॉ बनाते हैं, विच मेक्स द लॉ। सेकंड कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो जो भी लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उन्हें लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो विच मेक्स द लॉ, लेजिस्लेचर मतलब विच मेक्स द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स विच इम्प्लीमेंट द लॉज। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड थिंग विच इज जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम आपको पता है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस करती है एंड ऑल्सो डिलीवर्स द जस्टिस, जो न्याय हमें देती है। तो हम आज बात करते हैं कि लेजिस्लेचर कैसे डिवाइड हम करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, then this union legislature, under this comes parliament यानी संसद को जैसे आपको पता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो स्टेट में एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी लॉ बनाया जाता है, और जो केंद्र में यूनियन में करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जुडिशियरी की, तो जुडिशियरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर बात करेंगे लोअर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हम बात करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूनियन लेजिस्लेचर की आज हम बात करेंगे। तो पहले हमें समझना होगा कि ये जो पार्लियामेंट है हमने कहाँ से लिया है। जैसे पार्लियामेंट, ये दो तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये अमेरिका में है और ये हमारे इंडिया में है। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने कहाँ से ली है। तो ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन में राज्यसभा और लोकसभा को क्या बोलते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा है, तो हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, तो ब्रिटेन में इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटेन में राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एंड लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये हमने ब्रिटेन से लिया है इसलिए हमें ये थोड़े बेसिक्स जानने ज़रूरी है। हाउस ऑफ कॉमन्स। उसी तरीके से अमेरिका में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? अमेरिका में पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। क्या? कांग्रेस। और यहाँ पे अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट।
यहाँ पे लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक्स हुआ, हमें ये सब पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में क्या बोलते हैं। हमने ये ब्रिटेन से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स हमने किया। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं अपने यहाँ की पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट में हम देखेंगे लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, फिर उनके जो बेसिक प्रोविजंस होते हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले लोकसभा से। तो मैं आपको बताऊंगी लोकसभा। देखो, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्स कितने हो सकते हैं, 552, जिसमें कि एट प्रेजेंट कितने हैं, 545। 545 में से 530 आते हैं स्टेट से, राज्यों से, देन 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना एंग्लो इंडियन, ये वाला जो 2 सीट्स हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया है। ये अभी रिसेंटली हुआ है। और ये जो हमने ख़त्म किया, ये किसके अंतर्गत ख़त्म किया है, हमने ये किया है 124th अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये अभी जनवरी 2020 में ही हुआ है। तो ये करंट अफेयर में था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या अभी भी एंग्लो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है हमारे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो नहीं। और किसके अंतर्गत इसको हटाया गया है, संवैधानिक संशोधन 124। ठीक है, अब एक बार आपको दिमाग में आ रहा हो कि एंग्लो इंडियंस होते क्या हैं। एंग्लो इंडियंस ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स में से एक या पेरेंट्स में से एक ब्रिटिश ओरिजिन का हो, मैंने बोला ब्रिटिश ओरिजिन का हो, और वो इंडिया में ही रहने लगे हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया था कि उनकी भी डिमांड्स को रखा जाए। ठीक है, उनकी भी आवाज़ को सुना जाए। तो ऐसे लोग जिनका ब्रिटिश ओरिजिन है उनके पेरेंट्स में से, तो वो उनके फोर फादर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो इंडिया में रह गए हैं, तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था हमने ये सीट देकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो 545 जो मेंबर्स होते हैं, ये जब इलेक्ट होते हैं लोकसभा में, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब ये कौन लोग हो सकते हैं, ऐसी थोड़ी सब लोग हो सकते हैं, है ना। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्वालिफिकेशन होती है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है, उनकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब देयर एज शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, मीन्स अबाउट 25 ईयर्स एज इज अलाउड। ओके, तो मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर्स लोकसभा के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन हो गई है। ठीक है, तो अब इनका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्टली बाय पीपल। डायरेक्टली बाय पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है, वयस्क मताधिकार का होता है कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो पहले जो ये 18 ईयर्स जो एज थी, पहले ये थी 21 ईयर्स। अर्लियर कितना था, अर्लियर 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स था, फिर इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया। तो ये जो 18 ईयर्स जो किया है, ये किस संशोधन के अंतर्गत किया, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एज जो रिड्यूस किया, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988
8। कौन सा? 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 के अंतर्गत एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया है। ठीक है, 21 थी पहले वोटिंग एज, अभी कितना हो गया? 18 ईयर्स। ओके, होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा। देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्शंस, देन ओथ। अब जो न्यूली इलेक्टेड लोग हैं उनकी शपथ कैसे दिलाई जाती है? शपथ, देखो शपथ कैसे दिलाई जाती है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया, सारे न्यूली इलेक्टेड एमपीज आ गए हैं, ठीक है, तो अब उनका एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर होता है एक टेम्परेरी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी के मेंस में भी आया है, और ये मतलब हमें प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है जो एक टेम्परेरी स्पीकर होता है, टेम्परेरी स्पीकर होता है, और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसका काम क्या होता है ये भी जानना है ना। जब भी इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो पहली जो मीटिंग होगी सबको शपथ दिलाना, ये किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। सब उसका काम क्या होता है कि पहली सिटिंग में, पहली जब मीटिंग होती है तो उसमें सारे मेंबर ऑफ राज्यसभा को शपथ दिलाना, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ऑफिस डिसॉल्व हो जाता है और हमारे पास परमानेंट स्पीकर आ जाता है, ठीक है। ओथ हो गई। अब बात करेंगे हम कि एक मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई, देखो हम किस सीक्वेंस से चल रहे हैं, इतने मेंबर से कौन बन सकता है, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे शपथ दिलाई जाती है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हटाया कैसे जा सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति ने जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा है, अगर उसने किसी लाभ के पद को लिया हुआ है, मतलब अगर वो कहीं ऐसे पद पर है जिससे उसको लाभ हो रहा है, मतलब इफ़ ही हेल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो लिया हुआ है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो बंदा पागल है, अनसाउंड माइंड है, तभी भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, ठीक है। दिवालिया क्या होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा उधार है और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने उधार को वापस कर पाऊँ, तो उस केस में एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक आपने ये होता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि अगर तुमने दल बदल, एंटी डिफेक्शन का मतलब दल बदल, अगर पार्टी चेंज की तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इसके ग्राउंड्स क्या हैं? एंटी डिफेक्शन पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मेंशन है। तो ये मेंशन है 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल, ठीक है। 10वीं अनुसूची में ये मेंशन्ड है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ग्राउंड होता है कि अगर जैसे एक कोई मेंबर है, उसने अपने एक पार्टी के टिकट पे वो जीत गया है, अगर वो अपने मन से बोलता है कि अब मुझे पार्टी में नहीं रहना, इफ़ ही वॉलेंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, ठीक है, तो उसको एंटी डिफेक्शन में माना जाता है। अगर वो पार्टी की बात नहीं मान रहा, पार्टी की बात मतलब पार्टी अगर कहीं वोट कर रही है यस और नो में, तो वो पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है, तब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तीसरा ग्राउंड होता है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्ट हुआ है तो वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, पॉलिटिकल पार्टी, मैंने क्या बोला कि वो हुआ तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तब उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फोर्थ ग्राउंड होता है इसका, अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर था। नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब क्या होता है? मनोनीत मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर ने अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की,
ठीक है। इसका मतलब कि 6 महीने से पहले अगर उसने पार्टी ज्वाइन की तो इसका मतलब तो सही है, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर मनोनीत किसी सदस्य ने, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो उसको डिस्क्वालीफाई होते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो हमने बात कर ली ये सब। नाउ हम बात करेंगे स्पीकर। ठीक है, देखो स्पीकर होता क्या है, स्पीकर होते क्या हैं। स्पीकर होते हैं अध्यक्ष। किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हमें एक चाहिए जो मैनेज करे। तो अगर लोकसभा में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उनको स्मूथली फंक्शन करने के लिए एक जो हेड होता है वो होते हैं स्पीकर। ठीक है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्पीकर जो होते हैं वो हमने जो ये ऑफिस ऑफ स्पीकर है कहाँ से लिया है। तो हमने लिया है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट 1990। तो ये हमने ऑफिस कहाँ से लिया है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 से। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्पीकर होता है ये किन लोगों में से इलेक्ट होता है। देखो जैसे ये लोकसभा है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो इन्हीं मेंबर्स में से कोई एक मेंबर, क्या बोला मैंने, इन्हीं मेंबर्स में से कोई एक मेंबर को हम स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, और डेट कौन फिक्स करता है इसके इलेक्शन की, कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। तो इन्हीं लोगों के द्वारा अपने ही लोगों में से एक स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब स्पीकर्स के फंक्शन क्या होते हैं, हम 3-4 फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये दिस स्पीकर मेंटेन्स द डेकोरम, अगर उसके फंक्शनिंग है और हाउस की जो डेकोरम होता है उसको मेंटेन करता है। दूसरी बात, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, व्हाट आई हैव सेड, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनके चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, ये स्पीकर। ठीक है, चेयरमैन अपॉइंट करेगा स्पीकर, चेयरमैन अपॉइंट हो गए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की। उसके बाद मैंने बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो किस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है, किस MP MLA को डिस्क्वालीफाई करना है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, स्पीकर पे। तो डिस्क्वालिफिकेशन किसको करना है, और आपको पता है इसकी वजह से ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं कि आज यहाँ के इतने MLA को स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई भी करने की पूरी पावर किसके पास होती है, चेयरमैन के पास, ये स्पीकर के पास। ठीक है, अब एक और इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है जो कि है कि कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं है, उसको कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। मनी बिल है या नहीं है उसको कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। ठीक है, तो इसके ये फंक्शंस हुए। अब हमें देखना पड़ेगा इसी तरीके से ना डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, इसको हम इसके 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है तो वो मैं बताऊंगी। अब इसको पहले हम इसको ही देख लेते हैं कि स्पीकर में क्या इसको हम हटा सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हम स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटा सकते हैं। तो यस, कैसे हटाया जा सकता है, या तो वो जिस पार्टी का मेंबर है, जैसे वो अगर लोकसभा का मेंबर है तो अगर उसकी लोकसभा की मेंबरशिप हट जाती है या उससे मेंबरशिप ले ली जाती है तो वो स्पीकर भी नहीं रहता। ठीक है, देखो एक और मैं चीज़ बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है। जैसे बीजेपी अगर अभी पावर में है तो बीजेपी का ही स्पीकर अपॉइंट होता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में अपोजिट पार्टी का होता है, मतलब नॉन पार्टी का होता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ इंडिया में बीजेपी का है तो ब्रिटेन में कैसे होता है कि कांग्रेस का, मतलब अपोजिट पार्टी का होता है मेंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर मैंने बोला कि डिस्क्वालीफाई मतलब हटेगा कैसे अपने पद से, तो अगर उसने उस हाउस की मेंबरशिप को सीज किया है, मतलब अगर वो उस हाउस का मेंबर नहीं है तो उसकी मेंबरशिप, अगर वो अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देता है तो वो हट सकता है। और तीसरा होता है कि
अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल मेजॉरिटी से, और इसको भी हटा सकता है, मैंने क्या बोला कि स्पेशल मेजॉरिटी से इसको हटाया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। लेकिन जब वो रेजोल्यूशन पास होगा तो हमें ध्यान रखना है कि 14 दिन पहले, कितना, 14 डेज नोटिस दिया जाता है स्पीकर को कि हाँ अब तुम्हें हटाने के लिए मोशन रेजोल्यूशन चलाया जा रहा है। रेजोल्यूशन होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो इस तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है तभी उसको हटा सकते हैं। और किस मेजॉरिटी से? स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, प्रोटेम स्पीकर हुआ, ये 14 डेज़ नोटिस हुआ, ठीक है, ये सब स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा ये पोर्शन हो गया है कि हटा भी सकते हैं हम स्पीकर को। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा में भी हम इसी तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर। तो इन सब के लिए मैं वो सब चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। बाकी मैं जो डिफरेंट चीज़ें हैं मैं राज्यसभा में वो बताऊँगी कि जैसे यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं हेड को, हेड ऑफ द हाउस, तो वहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें डिफरेंट है वहाँ से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250, बट 248% है, जिसमें कि 229 लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेट से, मतलब राज्यों से आते हैं। 4 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती। कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में बस 2 ही यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और बाकी 12 लोग हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत मेंबर्स, नॉमिनेटेड। ये जो 12 मेंबर्स होते हैं इन्हें 4 ग्राउंड्स पे नॉमिनेट कर दिया। 4 ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, कला, साहित्य, समाज सेवा और साइंस, विज्ञान। तो आपको पता है जैसे कि सचिन तेंदुलकर सर को जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया था वो सोशल सर्विस के बेस पे उन्हें नॉमिनेट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या उन्हें आर्ट के, हमें लगेगा कि नहीं वो तो प्लेयर हैं तो उन्हें आर्ट के बेस पे किया था, लेकिन नहीं, उन्हें सोशल सर्विसेज के बेसिस पे, उन ग्राउंड्स पे उन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो ये हमारे 4 ग्राउंड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का? यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। इनडायरेक्टली कैसे होता है कि जो स्टेट में जो एमएलएस होते हैं, स्टेट के जो एमएलएस होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा। एमएलएस द्वारा इलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली, जैसे हम लोकसभा में हम डायरेक्टली वोट करते हैं, ऐसे हम राज्यसभा में डायरेक्टली वोट नहीं करते राज्यसभा में, ठीक है। ये एमएलएस इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, जो मेंबर होंगे ना राज्यसभा के, वहाँ वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ उन्हें एज अ वोटर रजिस्टर होना कंपलसरी है, ठीक है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ उन्हें एज अ वोटर, मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम एज अ इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं थोड़े सेम है, जैसे
अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, यहाँ पे एक चीज़ें डिफ़र करती है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी सेम है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एज है ना वो 30 ईयर्स मिनिमम एज है। जैसे हम लोकसभा में पढ़ते हैं कि 25 ईयर्स मिनिमम एज होती है, तो यहाँ पे हमारे मिनिमम एज कितनी होती है, 30 ईयर्स। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, 30 ईयर्स। अब डिस्क्वालीफाई कैसे करते हैं, वही सेम प्रोविजंस हैं कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा में कि हमें व्यवस्थित तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए हाउस के लिए एक हेड चाहिए। तो यहाँ पे जो चेयरमैन, जो हेड ऑफ द हाउस होते हैं, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अब जैसे हमने लोकसभा में बात की थी कि क्या हम उन्हें हटा सकते थे 14 दिन का नोटिस देकर, लेकिन यहाँ पे हम उन्हें नहीं हटा सकते जब तक कि उनका ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, वो तब तक चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रहेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। लेकिन यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन को हम हटा सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन को किसकी तरह हटा सकते हैं, जैसे हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा को हटाते हैं, सेम तरीके से 14 डेज़ का नोटिस देंगे, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाएंगे और हट जाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे और हम बात करते हैं, जैसे हमारी ये चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को मिलती है लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं मिलती। ऐसी दो पावर्स कौन सी हैं, दो प्रिविलेजेस कौन सी हैं? दो प्रिविलेजेस हैं कि अगर जॉइंट सीटिंग हो रही है, जॉइंट सीटिंग है, देखो जॉइंट सीटिंग क्यों बुलाई जाती है? जॉइंट सीटिंग ना प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। जॉइंट सीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि कोई भी ऐसा कानून जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार राज्यसभा पास कर देती है, कई बार लोकसभा पास, मतलब वो पास नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में क्या करता है, प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट सीटिंग। एक डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग को जो प्रिसाइड करेंगे वो कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखना है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट सीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज करो कि ये स्पीकर नहीं है, ठीक है, तो कौन होगा? डिप्टी स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर होगा। सपोज करो अगर ये भी नहीं है उस टाइम पे, अगर जॉइंट सीटिंग चल रही है, तो कौन होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन होगा? ध्यान रखना, वहाँ पे चेयरमैन नहीं होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इनके बाद प्रिसाइड कर सकते हैं? नहीं। अगर सपोज करो ये भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो कौन कर सकता है? तो उसी मीटिंग में से कंसेंसस से एक मेंबर को इलेक्ट कर देते हैं वहीं के लिए, उन्हीं मेंबर्स में से, ठीक है। लेकिन चेयरमैन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चेयरमैन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। चेयरमैन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी प्रिविलेजेस की, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं मिलती है लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिलती। तो पहला पॉइंट जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने का। दूसरा पॉइंट होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, मतलब कोई बिल को कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरीके से स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। मनी बिल है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा पे, ठीक है। तो ये पावर इन्हें नहीं मिलती है, चेयरमैन को नहीं मिलती है। तो ये हुआ। उसके बाद कुछ चीज़ें, जैसे हम लास्ट में अगर समराइज़ करें दोनों चीज़ों को लेके, जैसे लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को अगर हम समराइज़ करें तो लोकसभा और राज्यसभा
जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मेंबर होते हैं 5, यहाँ पे 545, यहाँ पे मेंबर होते हैं 245, यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं क्योंकि एमएलए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस और बताती हूँ, अगर इन्हें हटाने का कोई मोशन चल रहा है, ठीक है, स्पेशल मेजर से पास होगा उसी हाउस में, अगर मोशन चल रहा है, कंसिडरेशन में है, तो ये जो स्पीकर होता है इसके पास एक राइट होता है कि ये कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि जब कोई डेडलॉक आ जाए, डेडलॉक का मतलब है अगर हमें किसी भी बिल को पास करने के लिए सपोज़ करो कि 101 वोट चाहिए सपोज़, तो पार्टी ने फेवर में भी 50 कर दिया है और अगेंस्ट में भी 50, तो यहाँ तो डेडलॉक क्रिएट हो गया, ना ही तो यस हो ना ही नो। तो इस केस में स्पीकर के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी एक वोट करके डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकता है, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। एक वोट करके अब हो जाएगा ना, एक साइड वोट कर देंगे तो डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा। तो कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास। लेकिन अगर उसको हटाने का मोशन चल रहा है तो इसके पास ये कास्टिंग वोट का राइट नहीं होता है, तब वो क्या करेगा, और मेंबर्स की तरह फर्स्ट इंस्टांस में ही वोट करेंगे। ध्यान रखना, ये चीज़ हुई स्पीकर की। वो अगर मोशन चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब हाउस की अध्यक्षता नहीं करेंगे, वो बस प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेंगे, वोट करेंगे, वोट भी फर्स्ट इंस्टांस में, ना कि कास्टिंग वोट, ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन है वो उन्हें ना ही तो वोट करने का राइट होता है, ना ही प्रोसीडिंग्स में बैठने का राइट होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर नेक्स्ट टॉपिक में मैं सबसे पहले आपकी क्वेरीज लूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।